नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आज चर्चा करेंगे नेपाल में कहर और उसका बढ़ता हुआ डर, जिसे लेकर नेपाल में भारी बारिश और भोटे कोशी नदी की भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद नेपाल से सटे उत्तराखंड में भी प्रशासन अपने स्तर पर अलर्ट मोड पर है। चंपावत के टनकपुर स्थित शारदा बैराज पर निगरानी बढ़ा दी गई है। एसडीआरएफ की टीमें नदी किनारे और निचले इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी जिलों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। नेपाल में फंसे उत्तराखंड के लोगों को जानकारी जुटाने के लिए हेल्पलाइन भी जारी कर दिया गया है। सरकार का यह दावा है कि चारधाम यात्रा के प्रमुख मार्ग खुले हैं और यात्रा सुचारू है। वहीं नेपाल की त्रासदी को लेकर भारत की ओर से भी हर संभव मदद का भरोसा तो दिया गया है, लेकिन इस पूरी स्थिति ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हिमालयी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियां आखिर पर्याप्त है भी या नहीं? क्या विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन बिगड़ता जा रहा है? इसे बनाने की बात तो हो रही है। तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए नेपाल में भारी बारिश के बाद भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। नेपाल की त्रासदी का उत्तराखंड पर सीधा असर नहीं पड़ने की बात प्रशासन ने कही है, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए एहतियात बढ़ा दी गई है। टनकपुर में शारदा बैराज प्रशासन की विशेष निगरानी में है। जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। शारदा घाट, बैराज और आसपास के निचले इलाकों में एसडीआरएफ की टीमें गश्त कर रही हैं। लोगों से नदी और जलधाराओं के करीब नहीं जाने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन, सिंचाई, राजस्व और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ी चिंता नेपाल में फंसे उत्तराखंड के उन लोगों को लेकर है जिनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है। सरकार ने राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि प्रभावित लोगों की जानकारी जुटाई जा सके। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक चारधाम यात्रा के प्रमुख मार्ग फिलहाल खुले हैं और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। वहीं नेपाल की त्रासदी पर भाजपा ने संवेदना जताई है और कहा है कि नेपाल संकट की इस घड़ी में अकेला है। भारत और नेपाल के रिश्ते बेहद गहरे हैं और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद की जाएगी। आज हमने कहा भी है कि जो भी आउटपुट सहायता हो सकती है नेपाल को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी ने राहत जो सामग्री है वहाँ भेजनी प्रारंभ की है और आज हमने उत्तराखंड से भी आह्वान किया है कि जो भी व्यक्ति नेपाल की त्रासदी के लिए सहयोग करना चाहे वो सहयोग लेकर हम मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वो सहयोग भी हम वहाँ भेजेंगे, क्योंकि नेपाल से उत्तराखंड की सीमा लगी हुई सीमा है, इसलिए यहाँ से भी राहत सामग्री वहाँ पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। उधर कांग्रेस ने सरकार से आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि हिमालयी राज्यों में भी विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। आपदाओं की चुनौती लगातार बढ़ रही है। सरकार को राहत और बचाव से आगे बढ़कर स्थायी आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की ठोस योजना बनानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदैव देश की सरकार के और प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी है। जहां आम जनमानस के हितों की बात आती है, हम जहां भाजपा गलत होती है, हम जनता सफर करती है, हम जनता के लिए सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन जहां जरूरत है हम सरकार के साथ खड़े हैं। यही आपने देखा था पहलगाम जब हमला हुआ तो राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि सरकार कड़े से कड़ा जो है एक्शन ले, हम उनके साथ खड़े हैं। आपदा के वक्त भी, कोरोना काल में भी सवाल जरूर पूछे जाते हैं जहां पे जनता परेशान होती है, लेकिन कोरोना काल में भी राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने तो पहले ही चिताया था अगर राहुल जी की बात मान ली होती तो इतना बड़ा लॉकडाउन और इतनी बड़ी जो है मौतें हमें देखनी ना पड़ती। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, जो भी मदद हमसे होगी हम करेंगे। नेपाल की आपदा ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता सामने ला दी है। उत्तराखंड में फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन सवाल लंबी तैयारी का है। बदलते मौसम और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के बीच हिमालयी राज्यों को विकास की नई नीति बनानी होगी। राहत और बचाव से आगे बढ़कर स्थायी आपदा प्रबंधन ही वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
जाहिर तौर पर नेपाल पे जो आपदा आई है, इसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से हमें सचेत तो किया ही है, लेकिन चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि खास तौर से हिमालयन क्षेत्र में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तेजी से आबादी बढ़ रही है, आबादी का बोझ जो है प्रकृति पर पड़ रहा है। और समय के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर न सिर्फ नेपाल की तो ये बड़ी घटना है, लेकिन उत्तराखंड में भी हमें इस तरह के हालात जो देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं तैयारियों की बात हो रही है, सुरक्षित रहने की बात तो हो रही है, लेकिन ये कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है नहीं। इसको लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लान की आवश्यकता है। और कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं निकल के, और जो ये चिंता बढ़ा देती हैं कि जिस तरह से जो एक तरह से कह सकते बढ़ती आबादी है, वो खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। मथुरा जोशी बीजेपी से हमारे साथ, राजेश चमोली हमारे साथ कांग्रेस से, रविन्द्रनाथ कौशिक वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मथुरा दत्त जी, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इस वक्त नेपाल से, हमारा पड़ोसी देश जो है, वहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे जो एवलांच आया और उसके बाद वहां पे जो तबाही मची। इससे पहले हमने उत्तराखंड में भी इस तरह के हालात देखे थे, और अभी हाल में भी हमने देखा कि किस तरह से भूस्खलन के चलते किस तरह से हालात जो है उत्तराखंड में बिगड़ते चले गए। और कहीं ना कहीं नेपाल की घटना हमें एक बार एक तरह से चेताने की कोशिश कर रही है कि समय रहते अगर हमने ये जो संतुलन है कुदरत का, उसको लेकर गंभीरता से काम नहीं किया, तो आने वाले समय में इसी तरह के हालात शायद हमें उत्तराखंड में भी बदकिस्मती से देखने को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से नेपाल में जो त्रासदी आई है, जो आपदा आई है, उसमें जो लोग हताहत हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, और जो परिवार उससे प्रभावित हुए हैं उनके प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, और जो लोग उसमें हताहत हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बहुत बड़ी दुर्घटना वहाँ पर हुई है। अभी तक लगभग 200 लोगों के हताहत होने की सूचना है, 700-750 लोगों के लापता होने की सूचना है। तो वहाँ पर राहत कार्य चल रही है। ये बड़ी ही बहुत बड़ी त्रासदी है। मुझे लगता है इस सीजन का सबसे बड़ा आपदा अभी नेपाल में आया है। और क्योंकि नेपाल से हमारे बेटी और बेटी के संबंध रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी सहायता यहाँ से हो सकती है हम उस सहायता को भी करेंगे। और भारत सरकार ने भी कहा है नेपाल में आपदा के लिए जो भी आवश्यकता हमारी तरफ से पड़ेगी उसमें हम करेंगे। जो भी व्यवस्था हो सकेगी वो व्यवस्था नेपाल को पहुंचाई जाएगी, क्योंकि हमारे पहले से मित्र राष्ट्र रहा है। एक दूसरे पे हम लोगों की रोटी और बेटी का संबंध है। उसकी सीमा से हमारा लगभग 1000 किलोमीटर के लगभग नेपाल से हमारी सीमाएं लगती हैं उत्तराखंड की। और उत्तराखंड सरकार ने उससे देखते हुए अपने प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी किया है। जो हमारे काली नदी की सीमा लगती है नेपाल के आसपास, उनमें सबको सतर्क रहने के लिए कहा है। और हमारे जो SDRF है और जिला प्रशासन की टीम है, उन सबको अलर्ट मोड में रहने के लिए सरकार की तरफ से आदेश हुए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव इसकी जानकारी भी सबको दी है। और निश्चित रूप से ऐसी जब घटनाएं होती हैं हिमालयी क्षेत्र में, तो उसका असर जरूर पड़ता है। और उत्तराखंड में भी अभी हाल में 2-3 आपदाएं आई हैं, आपके सामने, आपने भी देखा होगा। वो दिक्कतें हुई हैं जहाँ एविलॉन्च आया है, चाहे हमारे तमक में एक घटना हुई है, तमक गांव में। उससे पहले धराली में बड़ी घटना हमारे यहाँ हुई थी पिछले बुधवार। और आज जो भोटे कोसी नदी में बाढ़ आने से और वहाँ ग्लेशियर टूटने के बाद जो भी निगरानी हो सकती है, उस तरफ हमारे लोग हमारी सरकार ने आदेश दिए हैं। SDRF को भी 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने को कहा है। और संबंधित जिलों के सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया है कि वो अलर्ट मोड में रहें। और वैसे भी हमारे यहाँ थोड़ा सा मौसम का अलर्ट हमारे मौसम विभाग ने भी बताया है। और सरकार का प्रयास है कि इसी तरह से ऐसी घटनाओं से रोकथाम हो। अगर ऐसी दुर्भाग्य से ऐसी घटनाएं हों तो उसके लिए तत्कालिक क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं, और सारा प्रशासन को अलर्ट मोड में रखने की बात सरकार की तरफ से हुई है। जी,
राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक तरह से देखें तो नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति काफी हद तक समानांतर है उत्तराखंड से। एवलांच के चलते जो हालात वहां पे बने हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम होने के बावजूद भी वहां पे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। हालांकि वो भी कई चीजों को लेकर वहां पे भी सवाल उठ रहे हैं कि समय रहते क्यों जानकारी नहीं दी गई। लेकिन ऐसी स्थिति उत्तराखंड के लिए भी है कि उत्तराखंड में भी अगर हम देखें तो वहां पर अगर अचानक से, क्योंकि जो डैम से बहुत बड़े बड़े और कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी जिनके ऊपर निर्भर है, अचानक से वहां पर अगर स्थिति इस तरह से खराब होती है तो उत्तराखंड कितना तैयार है उसके लिए। और खास तौर से जो ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो है बड़ी आबादी इन खतरे वाले जोन में निवास करती है, उन्हें किस तरह से इवैक्यूएट किया जा सकेगा। ये तमाम तरह की चुनौतियां जो है एक तरह से कह सकते हैं उत्तराखंड में। और खासतौर से क्योंकि वहां पर रोड कनेक्टिविटी का भी इशू खड़ा हो जाता है और वहां पे ऐसे में लोगों के लिए खतरे के हालातों में बाहर निकलना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसा हमने इससे पहले भी उत्तराखंड में होते हुए देखा है। तो क्या एक कह सकते हैं कि एक फुल प्रूफ सिस्टम जो है, चाहे वो इवैक्यूएशन का हो या कह सकते हैं कि आपदा से पहले की जो तैयारी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वहां पे कहाँ खड़ा देखते हैं उत्तराखंड को? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं जो नेपाल में ये भीषण जो आपदा आई है और उस पे में जो हताहत लोग हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उससे कामना करता हूँ कि जो मतलब लोग लापता हुए हैं वो सकुशल वापस घर आए। और बाकी जिस प्रकार आपने निश्चित रूप से आप कहा कि उत्तराखंड भी इसी प्रकार का एक मतलब राज्य है जहाँ पे आपदा का लगातार मतलब एक मतलब ऐसा समन्वय है कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसी आपदा घटना मतलब घटती है जिससे राज्य को नुकसान होता है, राज्यवासियों को नुकसान होता है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, सरकारें चाहे कोई भी हो, आपदा प्रबंधन निश्चित रूप से उत्तराखंड में बहुत मजबूत होना चाहिए। इसलिए मजबूत होना चाहिए क्योंकि आप देखते हैं कि भाई अप्रैल के बाद, अप्रैल से लेके और लगभग सितंबर के महीने में कम से कम 5-6 महीने ऐसा है, मतलब हमारा राज्य ऐसा है जो मतलब बारिश के कारण हो चाहे प्राकृतिक आपदा हो, इस प्रकार की घटनाएं लगातार छुटपुट होती है, कई बार बड़ी भयंकर समस्या पैदा हो जाती है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस और ध्यान देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जो राज्य हिमालय राज्य हैं और जहाँ खास तौर से जो आपदिक प्रदेश हैं, आपदिक क्षेत्र हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा पूर्व में 2021 में मतलब चमोली जोशीमठ में भी मतलब इस तरह की भूदशाओं की समस्या थी। इसी प्रकार थराली, धराली, हर जगह आपदा इस प्रकार की, पिथौरागढ़ हो गया, धारचूला हो गया, कुछ जिले हमारे ऐसे हैं जहां प्राकृतिक आपदा लगातार बढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे, पहले से फ्रूटफुल प्लान बनाए। फ्रूटफुल प्लान कैसे है कि जो क्षेत्र जो बस चुके हैं उन जगह तो हम फिलहाल अभी कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन जो नए क्षेत्र बसने जा रहे हैं उनको नदियों के किनारों से दूर और एक अलार्मिंग सिस्टम ऐसा हो, जो हम बार बार कहते हैं कि आपदा प्रबंधन हमारा बहुत मजबूत है। अगर हमारा एक आपदा प्रबंधन मजबूत होगा, ये अलार्मिंग सिस्टम जैसे लग जाता है भाई पूर्वानुमान की बारिश होने वाली है, ये भयंकर इस प्रकार की कोई घटना घटने वाली है, तो उन प्राकृतिक चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए ठोस नीति की होने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि देखिए 4 से 5 महीने ऐसे हैं जो उत्तराखंड के लिए जो हमेशा आपदा में कटते हैं। तो अगर सरकार पहले से अगर इसके लिए जो मतलब जिस समय आपदा न हो उस समय इस प्रकार का प्रबंधन तैयार कर दे कि भाई इस टाइम यात्रा के समय, यात्रा का सीजन भी होता है, अगर हम जैसे आपने कहा इवैक्यूएशन का सिस्टम हो या कई चीजें जो अलार्मिंग सिस्टम हो, लोगों को कहाँ पुनर्वास किया जाए, कहाँ उनको विस्थापित किया जाए, ये चीजें पहले से अगर चिन्हित हो जाए तो निश्चित रूप से इन कुछ चीजों से मतलब जो प्राकृतिक चीजें उसमें तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन हाँ जो लोगों की मतलब हताहत हो सकते हैं, लोगों को बचाया जा सकता है, लोगों की समस्या का निवारण किया जा सकता है, उसके लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। अब आप लेकिन अभिषेक जी, मैं क्योंकि निश्चित रूप से हम विपक्ष में हैं और सरकार को पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं, पिछले 2021 से लेके जो आपदा जोशीमठ में आई थी अभी तक सरकार उस पर काम नहीं कर पाई। उन्होंने कहा था हम पुनर्निवास करेंगे, इनका विस्थापन करेंगे, फैब्रिकेटेड हाउस बनाएंगे, लेकिन अभी जोशीमठ की स्थिति जस की तस है, कुछ नहीं है। कर्णप्रयाग में भी भूधसाव हो रहा है लगातार, मतलब आप जाएंगे उधर जो कॉलोनीज बनी है वहां भी लगातार भूधसाव हो रहा है, समस्या बरकरार है। पर सरकार ने अभी तक मुझे लगता है कि उसमें कोई ठोस नीति और कोई ऐसा ठोस प्लान नहीं बनाया जिसमें काम किया जाए। मैं अभी थलीसैंड ब्लॉक में हूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के थलीसैंड ब्लॉक में हूँ, और जो हमारे क्षेत्र है इधर अराट क्षेत्र, वहां भी भूधसाव की समस्या लगातार बढ़ रही है। अब सरकार ने क्या किया है, हर सालाना की भूगर्भ विभाग को भेज दिया सर्वे के लिए, और समाचार पत्रों में वाहवाही हो जाती है कि सरकार ने इनको भेज दिया और ये काम होने जा रहा है, लेकिन उस पर रत्ती भर
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। डेवलपमेंट तो नहीं हो मेरा रहा मानना है, है बातें हो रही हैं। हाँ कुछ बातें हो रही है। दूसरा जो हम लगातार टनल हो गया, ये रोडों का जो हम कह रहे हैं कि भाई टनल बनाएंगे, हम सुरंगें बनाएंगे, ये भी एक बहुत मुख्य कारण है जिसको हमें सीखने की आवश्यकता है। कि आप देखिए, जब हम ऑल वेदर रोड जो 12,000 करोड़ की रोड जो हमने ऋषिकेश से लेके और चार धाम जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड बनाई है, जब वही नहीं टिक पा रही है, जिसपे सिर्फ कटान हुआ और डामरीकरण हुआ, तो आप सोचिए जब टनल बना रहे हैं हम, बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मतलब हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो हमें सोचना होगा कि इस प्रकार की प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि इस राज्य में वो काम में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, जिससे मतलब भूदसाव हो या जो इस प्रकार की जो आपदी घटनाएं घटती हैं उनसे बचा जा सके। ठीक, रविन्द्रनाथ जी, मैं इसी पे आना चाहूंगा। इससे पहले भी कई ऐसे एक्सपर्ट कमिटीज बनी हैं जिन्होंने इस बात पर जोर दिया, क्योंकि आपदाएं की जो घटनाएं हुई हैं उत्तराखंड में, उसके बाद कि हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएंगे जिसके तहत सभी कोऑर्डिनेट करके समन्वय के साथ काम करेंगे, जो भी निर्माण कार्य होंगे उसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी की राय ली जाएगी, तमाम तरह की बातें, कई समितियां बनी, कई रिपोर्ट भी आए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो वहां पे आके मामला अटक जाता है। क्या बजट की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, कहां पर मामला आके डगमगा जाता है? क्योंकि उत्तराखंड में हम हर साल देखते हैं कि घर के घर बह जाते हैं नदियों में, अचानक से अगर देखें तो नदी का बहाव तेज होता है तो वहां पूरे के पूरे इलाके खाली करवाने पड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह से व्यवस्था ही नहीं है। और सालों साल इस पर कई कमिटीज बनी, बातचीत भी हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर काम नीचे नहीं हो रहा है। तो बजट एक बड़ी समस्या है या इच्छा शक्ति, कहां पे आके हम चूक रहे हैं? मैं शायद एक दो बार पहले भी कह चुका हूं जी कि बजट की कमी नहीं होती। बजट जो है वो विभाग खर्च नहीं कर पाते हैं। जी देखिए, अभी आज सचिव आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है, उसमें वो रिपोर्ट दे रहे थे कि साहब उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झील हैं। छोटा सा प्रदेश है उत्तराखंड, उसमें 13 ग्लेशियर झील हैं, उनमें से सिर्फ 4 का अभी तक सर्वे हुआ है, बाकी का सर्वे भी होना बाकी है। प्रदेश को बने हुए 26 साल हो गए हैं, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है और 15 साल जो है वो आपकी भाजपा सरकार को हो चुके हैं, 16वां साल इस समय चल रहा है। तो मतलब स्थिति ये है कि जब आपदा आ जाती है तो तब जो है हम लोग जागते हैं, तब हाथ पांव मारते हैं कि मैं कुछ करना चाहिए। तमग नाले में जब अभी बादल फटने पे मलबा आया था, पानी आया था, तो उसमें 2 पुल जैसे बहे हैं, उसका वीडियो सामने है। ऐसा लगता है कि पुल हमारे यहाँ ऐसे बनते हैं कि भाई आपके पार से उस पार जाना है, पानी आएगा, मलबा आएगा, उस हिसाब से उनकी ऊंचाई नहीं रखते, उनकी मजबूती नहीं रखते हैं। तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है उसका भी दुरुपयोग है। भाई आप जो है 1.5 गुना पैसा खर्च कर दिए, ऐसा खर्च कर दिए कि वो 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल चले। तो स्थिति जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। अफसर जो है वो सचिवालय में बैठ करके बस मीटिंग में काम की औपचारिकताएं पूरी करते हैं, जबकि उत्तराखंड में एक से एक विशेषज्ञ संस्थाएं हैं। वाडिया भू संस्थान है और दूसरे आपके जो हमारे यहाँ संस्थान है, सुदूर संवेदन संस्थान है, जो पूरी दुनिया को सर्विस देता है, लेकिन उसका लाभ हम नहीं उठा पा रहे हैं। बजट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए और जो है दूरदर्शी से भाई जो आने वाला है उसे पहले संभाल लें। नेपाल में आपकी आपदा आई है तो आप यहाँ आपके मीटिंग करने बैठ गए हैं, तो भाई वो जो आपके ग्लेशियर झीलें हैं उसमें से एक फुटी दे देखिए, उसमें आपकी केदारनाथ आपदा आई थी जी, और वो आपदा सदियों तक याद रहने वाली है। और ऐसे झीलें जो है 13 और हैं। तो खतरा हमारे सिर पे बैठा हुआ है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आपकी सरकार तो बजट दे रही है। मथुरा जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात तो वो महत्वपूर्ण कह रहे, केदारनाथ की जो आपदा थी आज भी कोई भूल नहीं पाया कितनी भयावह स्थिति थी। जिस तरह से हम नेपाल में भी देख रहे हैं कि एक्सपर्ट कमेटीज आपके पास है, अभी तक आपके ग्लेशियर्स के सर्वे जो है नहीं हो पाए हैं, और जैसा कि कह रहे कि और ये भी जाहिर तौर पर देखिए राशि तो आवंटित की ही जाती है,
तो इस मामले को लेकर गंभीरता से हम क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये सब बात उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड में तो पूरे देश भर से कोने कोने से लोग वहां पे आते हैं, और ऐसे में अचानक से अगर कुछ इस तरह की स्थिति बन जाएगी तो जाहिर तौर पर तब फिर बात होगी कि सरकार ने पहले इस पर कदम क्यों नहीं उठाया, इसको लेकर काम क्यों नहीं किया, और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ क्यों नहीं हो रहा। जैसे कि वो कह रहे हैं कि पुल सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए थोड़ी होता है, आपदा की स्थिति अगर आती है, भूकंप आता है, उसको झेलने लायक भी वो होना चाहिए। और वैसे भी हम जानते हैं कि सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन में आता है उत्तराखंड, आमतौर पर ही वहां पे 3 से 4 रिक्टर का भूकंप आ जाता है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आदरणीय दिननाथ कौशिक जी वरिष्ठतम पत्रकार हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं और लंबे समय से पत्रकारिता का अनुभव है, और उत्तराखंड की टोपोग्राफी से, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह अवगत है और अच्छा अध्ययन भी उनका है, अच्छी बात उन्होंने कहा है। लेकिन सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार जो प्रयास होते हैं सरकार का वो कर रही है। हर आपदा से हम सबक सीखने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं किसी को ऐसे ही छोड़ देते, उसके बाद उसमें अध्ययन भी होता है, उसके बाद उसमें रिपोर्ट तैयार होती है। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की बातें हैं, जो 13 झील है उनमें लगभग सर्वे हुआ है, सरकार की जानकारी में है, और तमाम कुछ के पर्यावरणीय दृष्टि से भी कहीं पर काम करना बड़ा कठिन होता है, कहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला आता है, एनजीटी का मामला आता है, और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी ऐसी चीजें हैं सरकार उसमें निगरानी बनाए हुए है, और सरकार का प्रयास में काम किया जाए त्वरित गति से, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था भी है। मथुरा दत्त जी, ऐसा लगता है कि 2 तरह के विकास है, एक जो दिखने वाला विकास है उस पर ऐसा लगता है कि सरकार ज्यादा केंद्रित है, और एक विकास ये भी है जो दिखता नहीं है लेकिन ये बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारी संस्थाओं से सरकार संपर्क में है, सरकार ने जो भी सुझाव या जो भी टेक्निकल असिस्टेंस उनसे ली जा सकती है उसका सदुपयोग किया है। और देखिए, आपदा एक ऐसी चीज है कि वो बता के कभी नहीं आती है, और किस स्तर से आती है। अभी आपने कल, मैं 2-3 चीजें उदाहरण देकर, कमत नाले में जिस तरीके की बाढ़ आई, हाँ ये जरूर है कि जब हमारे लोग काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा दीर्घकालिक दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। ये रविन्द्रनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरीके से वहां पर पुल बहते हुए हम सब ने देखा है, बहुत ही कम ऊंचाई वाला पुल था और उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, और सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है। जो भविष्य में जो निर्माण होंगे वो दीर्घकालिक निर्माण होंगे और सही तरीके से निर्माण होंगे, ताकि आपदा का बहुत ज्यादा नुकसान न हो। और जो नदी नाले के किनारे बैठे हुए लोग को शिफ्ट करने की बात भी है, और विशेषकर बरसात के सीजन में वहां पर लोग वहां से शिफ्ट सरकार करना चाहती है, उनको शिफ्ट किया भी है बहुत से। और ये हमारा तो हिमालयी राज्य है, और हर हमेशा आपदा रहती है, चाहे भूकंप की बात हो, चाहे बरसात में हो, चाहे जाड़ों में आपका ग्लेशियर की बात हो। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है मथुरा दत्त जी की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि जो अधिकारी, कर्मचारी या इंजीनियर जो डिजाइन कर रहे हैं इन पुल को, उनकी भी जो है अकाउंटेबिलिटी तय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नुकसान आम जनता के पैसे का नहीं, जान माल का भी होता है और खतरा भी बढ़ जाता है। पर खैर, अब इस चर्चा को ये भी विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नेपाल में ये जो त्रासदी आई है ये बहुत दुखदायी है, और हमें चेता के भी जारी है कि देखिए, कुदरत के साथ आप अगर कह सकते हैं कि जरा से भी आप लापरवाही करेंगे और सचेत नहीं होंगे तो भयावह स्थिति बन सकती है, जो हमें नेपाल में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में ऐसा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, और जहां पर इससे पहले भी हमने बहुत बड़े बड़ी आपदाएं वहां पे देखी है, तो ऐसे में सचेत होना भी जरूरी है, और एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। खासतौर से उत्तराखंड, जहां पर हम देख रहे हैं तेजी से आबादी तो बढ़ी रही है, और वहां पर क्योंकि ये तीर्थाटन का क्षेत्र, वहां पे इस राज्य में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की। तो ऐसे में इसको लेकर गंभीरता से और एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन के साथ आगे बढ़ना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।